गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। लगभग आपके 40 एमसीक्यूज होंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इससे पहले के जो हमारे 3 या 4 वीडियो हैं उनको आप जरूर देख लें, उसके बाद ये एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करें। और मैं आपको आंसर बताने से पहले थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप देख सके कि क्या आपको उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और आप साइड में एक कॉपी पेन रख लीजिए, वहां पर आप लास्ट में देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 40 में से आपके 32 33 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपने बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से लेक्चर समझे हैं। अगर आपके 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको दोबारा से वो वीडियोस देखने की जरूरत है, या जो वहां पे पीडीएफ दी गई है उसको दोबारा से पढ़ने की आपको जरूरत है। तो चलिए हम आज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है एमसीक्यू वीडियो में। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अभी हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपके जो 20 एमसीक्यू है वो एमसीक्यू हम करेंगे। जो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में भारत आया, उसका क्या नाम था? ओके, तो जो उसका नाम है, उसका नाम आपका क्या है? उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला अरब था जो भारत पर आक्रमण जिसने किया। इसके शासनकाल के टाइम पर इसने कहां पर आक्रमण किया? इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध में जो उस समय आपका राज चल रहा था वो किसका राज चल रहा था? दाहिर का राज चल रहा था। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो ईरान है, ईरान का ये गवर्नर था। ठीक है, ईरान का गवर्नर नहीं, ईरान का गवर्नर अल हज्जाज। ठीक है, ईरान का गवर्नर अल हज्जाज उसका सेनापति था। ठीक है, और उसका दामाद था। मतलब अल हज्जाज का सेनापति और दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 साल की उम्र में ही लड़ाई करने के लिए आ गया था। ठीक है, ये क्यों आया था? एक तो जो इनका मुख्य कारण है वो इस्लाम का प्रचार करना है, दूसरा धन दौलत को लूटना है। तो ये भी आप यहां पर याद कर सकते हैं। 712 में पहला जो आपका था उसका नाम आपका मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। अब ये है कौन भैया महमूद गजनवी? ठीक है, हम बात करते हैं 932 ईस्वी की। ठीक है, 712 में तो पहली लड़ाई हो गई। 932 में जो आपका एक अल्पतगीन है, ये एक तुर्क सरदार है। कौन है? अल्पतगीन तुर्क सरदार। ठीक है, ये इसकी राजधानी कहां पर थी? इसकी राजधानी आपकी गजनी में थी। गजनी जो साम्राज्य है, ठीक है, क्या आपकी राजधानी है? गजनी। ठीक है, इसका जो आपका था, उसके बाद यहां पर कौन बैठा? इसके बाद आपका बैठा जो था उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या था? जो इसका अल्पतगीन का गुलाम है उसका नाम है आपका सुबुक्तगीन। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुबुक्तगीन का जो आपका पुत्र है वो कौन है? वो आपका महमूद गजनी है। ये गजनी की बारी आई। इसी को हम क्या बोल देते हैं? महमूद गजनवी बोल देते हैं। इसने कितनी बार आक्रमण किया? इसने 17 बार आक्रमण किया। ओके, और सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक भी कौन था? पहला शासक आपका यही था। और सबसे जो अधिक इंपॉर्टेंट है वो इसका सोमनाथ का आक्रमण है। क्या है? सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए प्रश्न आ गया, सर्वाधिक कौन था? सर्वाधिक जो आपका है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। सोमनाथ कहां पर है? सोमनाथ आपका गुजरात में है। सोमनाथ आपका कहां पर है? सोमनाथ आपका कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, उस टाइम पे आप क्या बोलते हैं? उसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें उसे कितने दीनार की संपत्ति आग लगी थी? लगभग अप्रोक्स जो वैल्यू है वो लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। तो सोमनाथ मंदिर कितना आपके पास कितना सोना होगा? इसीलिए तो भारत को उस समय क्या बोला जाता था? भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न में।
अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार थे? तो अल बरूनी जो है वो आपका महमूद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार हैं। ओके, आगे चलते हैं। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? आत्मकथा शाहनामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? वो फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी। ये फिरदौसी भी किसके काल में है? फिरदौसी आपके इसी गजनी के काल में है। ठीक है, गजनी के काल में, जैसे अल बरूनी मैंने आपको बताया, ठीक है, फिरदौसी मैंने आपको बताया, उसके बाद अलवी बताया, उतबी बताया, फर्रुखी बताया, ये सारे के सारे आपके किसमें हैं? इसके गजनवी के शासनकाल में है। ओके, अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह आपका कब होता है? वो होता है 1191 में, 1191 में। ठीक है जी, किस किस के बीच में होता है 1191 में? ये होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जिसमें कौन विजयी होता है? जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। ठीक है, गौरी हार जाता है। लेकिन अगली बार 1192 में दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जहां पे गौरी जीत जाता है। जहां पर कौन जीत जाता है? गौरी जीत जाता है। अब यहां पर हम आगे भी पढ़ेंगे, गौरी ने आपके भी आक्रमण किए। एक 1175 में किया सबसे पहला मुल्तान में, उसके बाद 1178 में किया गुजरात में। ठीक है, उसके बाद उसने और भी करे, फिर 1191 में उसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा, फिर 1192 का आपका तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, और ऐसा करते करते लास्ट में 1206 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ओके, मैंने अभी आपको यहां पर बताया था ना 1178। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? 1178 की बात मैंने बताई। तो वो किसके बीच में हुई थी? वो गुजरात का जो शासक है भीम द्वितीय, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक है, 1178 की अगर हम बात करें, पाटन गुजरात, इसके साथ लड़ाई होती है। कौन? आपका जो भीम द्वितीय, भीम द्वितीय हराते हैं। ठीक है जी, किसको? आपका मोहम्मद गौरी को। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ कुल कितने राजवंशों के द्वारा? 5 राजवंशों के द्वारा। ठीक है, ये 5 राजवंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यहां पर आप देख सकते हैं 1226 से लेके 1206 से लेके 1526। 1526 के बाद यहां पर कौन आ जाते हैं? मुगल काल वाले आ जाते हैं। ठीक है, यहां से कौन आ जाता है? बाबर आ जाता है। कौन सी लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह आपका कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये किसका गुलाम था? ये आपका जो गौरी है, अभी हमने पढ़ा ना मोहम्मद गौरी, तो ये किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का गुलाम है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने राजधानी कहाँ रखी? उसने राजधानी आपकी लाहौर में रखी। कब से कब तक? ये 1206 से, हालांकि जो पूरा है गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक तो है ही, लेकिन ये आपका कम टाइम रहता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से स्टार्ट होता है और 1210 तक चलता है। ये पूरा गुलाम वंश है। ये पूरा गुलाम वंश की बात करें और इसकी अगर बात करें तो 1206 से लेके 1210 तक। कौन सा? आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके, आगे 10वें प्रश्न पे, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात कौन आपका बैठा? तो ये आपका है इल्तुतमिश। कौन है? ये आपका इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश भी एक क्या था? इल्तुतमिश भी आपका एक गुलाम था। ठीक है, इससे होता क्या है, जब जो ऐबक है, ऐबक के मरने के बाद आपका कौन बनता है? आराम शाह। लेकिन आराम शाह की हत्या कर देता है
कौन? ये आपका इल्तुतमिश। वो उसकी हत्या कर देता है, उसके बाद वो गद्दी में बैठ जाता है। और जो इल्तुतमिशी है ये लाहौर से कहाँ ले आता है? ये लाहौर से आपका दिल्ली ले आता है। कहाँ से ले आता है? लाहौर से दिल्ली ले आता है। और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का एक ही मंजिल बनाई थी, ये मंजिलों को आगे बढ़ाता है। लेकिन 1236 में इसकी भी मृत्यु आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। अच्छा, चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी, ये किसकी हुई थी आपकी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कहां पर? आपकी लाहौर में। कब? 1210 ईस्वी में। ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, कहां पर? लाहौर में 1210 में। ओके, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। क्या है? लाखों का दान देने वाला। ओके, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा वो आपकी फारसी थी। आगे 13वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा शहर की स्थापना आपकी सिकंदर लोदी द्वारा की गई। हम बात करेंगे आपका लोदी वंश की। बहलोल लोदी से शुरू होता है। ठीक है, समझ में आया? कब की गई? ये की गई आपकी 1504 ईस्वी में। लोदी वंश के आपके 3, पहला कौन? सबसे पहला बहलोल, दूसरा कौन? सिकंदर, तीसरा कौन? इब्राहिम। ठीक है, 1504 में इसने सिकंदर लोदी ने क्या किया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, और जो ये आपका सिकंदर है, ठीक है, इसने और भी बहुत सारे यहाँ पर काम किए। ठीक है, इसने जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ शिफ्ट करी? आगरा शिफ्ट करी। ठीक है, दिल्ली से कहाँ लेके आया? वो आगरा लेके आया। और उसके बाद 1517 में सिकंदर लोदी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न हम चलते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 15 का ए पार्ट। ठीक है, आगे 16वां प्रश्न, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, जो ऐबक था, ऐबक आपका 1 मंजिल तक बना पाया। ठीक है, उसके बाद आपका जो इल्तुतमिश है उसने 4 मंजिल तक करा। उस समय उसकी हाइट कितनी थी? 225 फीट। फिर आपका एक आता है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश में आएगा। फिरोज तुगलक के टाइम पर जो चौथी मंजिल है वो चौथी मंजिल नष्ट हो जाती है, तो ये 2 और मंजिलें जोड़ देता है, चौथी और 5वीं मंजिल। ठीक है, और उसमें इसकी जो हाइट बढ़ के कितनी हो जाती है? 234 फीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से हम जो देखेंगे, हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। ठीक है जी, आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ओके, ये थी आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? ये आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की हम बात करें, किसके बाद बैठा? वो ऐबक के बाद। इसके आपके 2 बच्चे थे, एक का नाम था रकुनुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था? रकुनुद्दीन। और दूसरे का क्या नाम था? रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ठीक है, तो पहले तो गद्दी पर यही बैठता है, लेकिन ये अयोग्य शासक था तो इसको हटा दिया जाता है। किसको बैठा दिया जाता है? रजिया सुल्तान को। ये पहली लेडी मुस्लिम थी जो आपका कहां बैठी? जो सुल्तान बनी। ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, रजिया सुल्तान के लिए। ठीक है, ये पहली प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इसने पर्दा प्रथा को खत्म किया।
और जो महिलाएं जैसे थी, इसने महिलाओं के बदले महिला का नहीं, पुरुषों का चोगा पहनना शुरू किया, पुरुषों के कपड़े पहनने शुरू किए। किसने? रजिया सुल्तान ने। ओके, आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है जी, किसके शासनकाल में सबसे अधिक आपके मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका नाम है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम आपका अलाउद्दीन खिलजी है। कब से कब तक? 1297 से लेके 1306 तक कुल मिलाकर 6 आपके आक्रमण होते हैं। ठीक है, हालांकि इन आक्रमणों के बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन कितने आक्रमण होते हैं आपके? कुल 6 आक्रमण होते हैं 1297 से लेके 1306 के बीच में। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का में बलवन के, ठीक है, बलवन जो है ये आपका, बलवन आपका नसरुद्दीन महमूद। कौन है? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसका था। ये नसरुद्दीन महमूद आपका, ये एक ऐसा राजा था जो टोपी सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। ठीक है, ये इतना आपका सीधा सरल आप कह लीजिएगा। जो नसरुद्दीन महमूद है, ठीक है, ये कौन था? ये एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसको जो राजा बनाया गया वह बलवन के ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें वह अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा देता है। ठीक है, और जो ये सारे के सारे आते हैं, ये किस वंश में आपके आए? ये आपका गुलाम वंश में ही आता है। पहली डायनेस्टी जो है कहां पर? गुलाम वंश में। आगे 20वें प्रश्न पे, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने जमाने पर घोषित करने वाला कौन था? तो यह आपका था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो यह लेक्चर है, यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे कल के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। आप ये 21वां प्रश्न कीजिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? इसका आपको आंसर बताना है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आपने आज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीखे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट आपने आज के एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। और यहाँ पर आपको आगे भी एमसीक्यूज मिलेंगे, आगे और वन लाइनर्स मिलेंगे, आप उस तरीके से भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।